टॉपिक वाइज चल रहा था। इसमें कल अपने किसकी बात कर रहे थे, फुल वेव के बारे में बात कर रहे थे। फुल वेव का रेक्टिफिकेशन जो पढ़ा था उसमें अपने दो डायोडों के बारे में मैंने बात की थी कि आपने दो डायोड लगा रखे और दो डायोड के बाद आप क्या करें, फुल वेव का रेक्टिफिकेशन कर रहे। तो कल अपने डिस्करण के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें अपने फुल वेव का कंप्लीट हो गया था। अपने अगला जो टॉपिक स्टार्ट करना है इसमें 3 नंबर भाग पढ़ना, वो पढ़ना अपने को ब्रिज रेक्टिफायर। क्या पढ़ना है, ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज को सेतु भी बोलते हैं, कि बात अब ब्रिज बोलो चाहे क्या बोल दो, सेतु बोले। पहली बात यहाँ पे क्या पूछ सकता है अपने को ब्रिज के अंदर, तो ब्रिज के अंदर अपने पास डायोडों की संख्या पूछ सकता है। तो यहाँ पे जो डायोड होते हैं ना, वो 4 डायोड यूज होंगे। कितने डायोड यूज होंगे, 4। ठीक है। और ये भी जो आता है ना, वो किसमें आता है, फुल वेव में ही आता है। किसमें आता है, फुल वेव में। तो यहाँ पे दोनों में पढ़े तो पहली बात दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। किन किन का, एक तो आपने कल फुल वेव में 2 डायोडों को लगाया था और यहाँ पे कितने लगाए आपने, 4 लगाए, फिर भी आपको क्या मिलेगा, फुल वेव मिलेगा। पर तो दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है इसके अंदर क्या है, ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रांसफार्मर आवश्यक नहीं है। और उसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता थी जो कौन सा था, सेंटर टेप था, जिसको मैंने लिखाया था कल आपको कि अगर आपके पास डायोडों की संख्या 2 है तो आपको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर नहीं है तो फुल वेव का आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अब इसका एक प्रश्न और आता है, बहुत बार आ चुका भी है। क्या पूछ लेता है कि फुल वेव का जो रेक्टिफिकेशन है, या फुल वेव में चाहे आप ब्रिज बोल दो चाहे फुल वेव में आप रेक्टिफिकेशन करते हो, तो वह किसकी भांति काम करता है। तो ये प्रश्न बहुत बार आता है, वो ध्यान रखना किसकी भांति काम करता है। वो काम करता है डीसी जनरेटर की तरह। यानी डीसी जनरेटर में जो कम्युटेटर काम आता है ना, वो फुल वेव निकालता है बाहर। ऐसे सिंपल बात मैं कहूं वहां पे, तो ये क्या डीसी मेरे को दे सकता है, ये भी डीसी मेरे को नहीं दे सकता, न मेरे को ये दे सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्योर डीसी चाहिए, बिल्कुल क्या चाहिए मेरे को, डीसी चाहिए। एक ही कंडीशन से मेरे को मिल सकती है स्टार्टिंग के अंदर। किससे मिल सकती है, तो वो मिल सकती है मेरे को रासायनिक क्रिया से। किससे मिल सकती है, केमिकल रिएक्शन से मिल सकती है। जैसे मेरे को सेल देता है, वो मेरे को प्योर डीसी देता है यहाँ पे। तो ये मेरे पास आएगी पल्सेटिंग। कौन सी आएगी, पल्सेटिंग। इसके बारे में मैंने बात की, आपको रिपल मिलेगी। और ये जो रिपल मिलती है ना, वो किसकी भांति मिलती है मेरे को, डीसी जनरेटर की तरह मिलती है। तो एक फुल वेव का जो रेक्टिफायर है वो किसकी भांति काम करता है, वो डीसी जनरेटर की भांति काम करता है। अगर अपने को बाद में डीसी को प्योर डीसी में कन्वर्ट करना है तो अपने बाद में क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। जैसे एल फिल्टर हो गया, सी फिल्टर हो गया, उसमें आपको एलसी फिल्टर हो गया या पाई फिल्टर हो गया। तो 4 प्रकार के फिल्टर रिपल अपने इसके बाद यूज करेंगे, तो रिपल को क्या करेंगे, अपने खत्म करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद में टॉपिक आप नाम लिखोगे ब्रिज रेक्टिफायर, कि ब्रिज रेक्टिफायर क्या है। ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोडों की आवश्यकता होती है। 4 डायोडों की आवश्यकता होती है। इसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती। और यह डीसी जनरेटर की तरह आउटपुट प्रदान करता है। डीसी जनरेटर की तरह आउटपुट प्रदान करता है, क्योंकि फुल वेव डिस्करण व डीसी जनरेटर की आउटपुट
दोनों ही रिपल होती है, दोनों ही रिपल होती है, शुद्ध डीसी नहीं प्राप्त होती, शुद्ध डीसी नहीं प्राप्त होती। अब देखो मैं अगर ब्रिज की बात करता हूं, जैसे मेरे पास एक ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया मैंने यहां पर, ये मेरे पास एक ब्रिज का रेक्टिफायर मैंने यहाँ पे बना दिया है। एक ब्रिज रेक्टिफायर का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे निर्माण कर रहा हूँ कि एक ब्रिज रेक्टिफायर का जैसे आप निर्माण कर रहे हो ना, तो वो किस प्रकार से बनता है उसके बारे में देखो। देखो ब्रिज रेक्टिफायर में जो डायोड किस्म के आपके पास कितने डायोड यूज करते हो, 4 डायोड को यहाँ पे क्या करेगा, यूज करेगा। इसका मतलब एक डायोड जैसे मेरे पास यहाँ पे लगा, ये डायोड है, एक डायोड में यहाँ पे यूज करता हूं, एक डायोड मेरे पास यहां पे लगा है ऐसे, ये 4 डायोड को मैं इस प्रकार से लगाता हूं। ठीक है, अपने को क्या करनी है कि जो समान सिरे हैं, जैसे ये इसका समान सिरे से आपको आउटपुट बार लेनी है ऐसे, ये वाले सिरे से, और यहां पे मेरे को क्या डालना है, इसमें लोड को डालना है RL। अब बच्चे आपके असमान सिरे, असमान सिरों पे मैं क्या दे रहा हूं, इनपुट दे रहा हूं। जैसे सिरा का असमान सिरा ये हो गया, असमान सिरे हो गए सिरे पहले सिरे, और एक सिरा आपके पास ये हो गया ऐसे। यहां पे इनको क्या दे दिया आपने, इनपुट दे दिया ऐसे, यहां पे सप्लाई कौन सी दे दिया आपने, ऐसे। अब देखो जैसे आपने इनपुट दी है ना, तो आपके पास पहले तो आपको एनोड के थोड़े नोट करने की, इसका एनोड कौन सा कैथोड, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसका मतलब यहां से मेरे को मिलेगा पॉजिटिव। समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि ये भी एनोड है, ये भी क्या है, एनोड है, ये भी कैथोड है, ये भी कैथोड, इसका मतलब ये भी माइनस, इसका मतलब मेरे को यहां पे नोट पे क्या मिलने वाला, माइनस, यहां पे क्या मिलने वाला, प्लस। अभी क्या हुआ, आपके पास डायोड कितने हैं यहाँ पे, तो मेरे पास डायोड की जो संख्या मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं ना, जैसे मेरे पास एक डायोड तो ये है 2, एक 3 नंबर है ये, और ये कितना नंबर है, 4 नंबर, 4 डायोडों को मैंने लगा रखी है। परंतु एक अवस्था के अंदर 4 डायोड काम नहीं करेंगे, 2 डायोड आपके फॉरवर्ड वाइज में होंगे, 2 किस में होंगे, रिवर्स वाइज। समझ में आ गई मेरी बात। अब जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर सप्लाई के साथ जोड़ा ना, उस टाइम में आपके पास आपने नोट किया कि यहाँ पे तो आ गया बड़ा मान स्टार्टिंग के जैसे मैंने ये सप्लाई दी, मान ये साइड में इसको इनपुट में दे दी मैंने ऐसे। ठीक है, यहां पे मेरे पास पॉजिटिव था, तो यहां पे माना कि पॉजिटिव बना, यहां पे इसमें क्या बना, नेगेटिव बना। जब यहां पे पॉजिटिव था ना, तो देखो ये तो किसमें चला गया, डायोड नंबर 1 है ना, यहां पे नोट कर देता हूं मैं, डायोड नंबर 1 किसके अंदर है, प्लस किसके साथ जुड़ रहा है, माइनस के साथ, किसमें चला गया, वो रिवर्स वाइज में। और डायोड नंबर 3 किसमें आपके पास, तो वो है फॉरवर्ड वाइज में, ये तो है फॉरवर्ड वाइज में, और ये है आपके पास रिवर्स वाइज। समझ में आ गई मेरी बात, क्योंकि इसके साथ देखो प्लस के साथ प्लस जुड़ता है ना, तो क्या हुआ, फॉरवर्ड वाइज को समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात नहीं, यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब प्लस के साथ प्लस है तो फॉरवर्ड वाइज है, प्लस के साथ माइनस है तो रिवर्स। तो डायोड नंबर 1 तो किसमें है, रिवर्स वाइज में, डायोड नंबर 3 किसमें है, फॉरवर्ड वाइज में। नीचे देखो आपके पास क्या कंडीशन होने वाली है, यहाँ पे माइनस है, अब यहाँ पे क्या माइनस है, इसका मतलब 2 नंबर किसमें चला गया, 2 नंबर फॉरवर्ड वाइज, माइनस के साथ क्या है, माइनस है, तो ये किसमें चला गया, 2 नंबर वाला फॉरवर्ड वाइज में, और 4 नंबर वाला अपने आप किसमें चला गया, रिवर्स वाइज में, क्योंकि 4 वाला के साथ क्या, प्लस के साथ क्या जुड़ चुका है, माइनस। अब क्या हुआ, सर्किट कैसे पूरा हो रहा है, आप अगर इसको मैं एक चीज को नोट करते हैं, अपने को यहाँ पे क्या नोट करना है कि ये काम कर रहा है, डायोड नहीं कर रहा, काम कौन सा कर रहा है, ये काम कर रहा है। देखो इस सर्किट बढ़ेगा बाद में मैं बनाता हूं, तो एक तो डायोड आपका ये काम कर रहा है, कौन सा ये डायोड नंबर 1 है जो फॉरवर्ड वाइज में,
सॉरी रिवर्स में, तो ये काम नहीं कर रहा, तो डायोड नंबर कौन सा काम कर रहा है? 3 नंबर काम कर रहा, सॉरी। तो 3 नंबर किसमें आपके पास फॉरवर्ड वाइज में, ये वाला काम कर रहा है 3 नंबर, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट है कहां से? ये कॉन्टैक्ट यहां से हुआ हुआ है, और ये वाला सिरा है ना, ये वाला सिरा, ये वाला यहां से क्या होगा? आपका डायोड ओपन होगा, अपने आप ओपन हो जाएगा। ये 1 नंबर डायोड आपका, तब यहाँ पे प्लस था ना, आराम से बोर्ड पे देखना। दूसरी कंडीशन में क्या है कि आपके पास यहाँ पे डायोड कौन सा जुड़ा हुआ है? 2 नंबर। 2 नंबर किसमें? फॉरवर्ड वाइज वाला काम करेगा, बिल्कुल कर रहा है काम। परंतु ये डायोड है ना, ये वाला डायोड, ये काम नहीं करेगा। अब यहां पे सप्लाई आई बार, इनपुट दिया आपने, यहां से आप आउटपुट बार ले रहे थे इस कंडीशन में से, और यहां पे आपका क्या जुड़ा हुआ था? लोड। अब क्या हुआ? ये दोनों काम नहीं करे, इसका मतलब 1 नंबर डायोड नंबर कौन सा काम नहीं कर रहा है? 1 नंबर काम नहीं कर रहा ना, 1 नंबर नहीं काम कर रहा। ये किसमें? रिवर्स वाइज इसको डाल दो, इसका मतलब ये तो क्या हो गया जी? ओपन हो गया। बात समझ में आ गई कि जो डायोड रिवर्स वाइज में, 1 नंबर डायोड रिवर्स वाइज में वो काम नहीं कर रहा, इसका मतलब वो ओपन है। और कौन सा ओपन है? 4 नंबर। 4 नंबर भी काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी क्या है? ओपन है। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखो धारा कैसे फ्लो हो रही है, धारा ऐसे फ्लो हो रही है, इधर से ऐसे आ रही है, इधर से ऐसे जा रही है। इधर से क्या मिल रहा है इसको? ये तो निकाल रहा है पॉजिटिव बार, और ये क्या निकाल रहा है? ये देखो माइनस है, यहां से क्या निकाल रहा है? नेगेटिव बार। तो अपने को पता है ये डायोड भी काम कर रहा है, उसमें ये डायोड काम कर रहा है, सर्किट आपका ऐसे पूरा हो रहा है, घूमते पूरा। इसका मतलब एक अवस्था में 2 डायोड फॉरवर्ड वाइज में होते हैं, 2 किसमें होते हैं? रिवर्स वाइज। अगली कंडीशन में क्या होगा? जब यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। जैसे प्लस हुआ, देखो यहाँ पे प्लस होते क्या हुआ? 4 नंबर डायोड किसमें चला गया? ये फॉरवर्ड वाइज में आ गया, 4 नंबर वाला आगे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है? प्लस है, प्लस के साथ प्लस क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज में आ गया। और इसके बाद देखो आपके पास ये वाला प्लस के साथ माइनस, 2 नंबर किसमें चला गया? 2 नंबर चला गया जी रिवर्स वाइज। तो ये कंडीशन क्या होगी? उल्टी होनी शुरू हो चुकी है। इधर देखोगे माइनस था, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। 3 नंबर किसमें चला गया? रिवर्स वाइज। और 3 नंबर किसमें था? 3 नंबर वाला पे फॉरवर्ड वाइज में था, अब किसमें चला गया? रिवर्स वाइज में। बिल्कुल ठीक है। अब 1 नंबर वाला किसमें आ गया वापस? पहले किसमें था? रिवर्स वाइज। एक अवस्था में 2 डायोड किसमें रहते हैं? फॉरवर्ड वाइज में रहते हैं, 2 किसमें रहते हैं? रिवर्स वाइज में। और क्या निकालते हैं? आउटपुट को बाहर निकालते हैं। कोई दिक्कत है यहां पर? अब क्या होगा? और कोई दिक्कत नहीं है। समस्या आपके पास यहां पे ये आएगी कि वीडीसी क्या होगा, आईडीसी क्या होगा। तो ये क्या होगा? फुल वेव के समान ही रहता है। क्या रहता है? जो आपने फुल वेव में पढ़ा था, वीडीसी पढ़ा, आईडीसी पढ़ा, वीआरएमएस पढ़ा, ये समान रहता है। परंतु यहां पे एक चीज चेंज हो जाएगी। क्या? पीआईबी। क्या चेंज हो जाएगी? पीआईबी, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीआईबी का मतलब आपको पहले सीधे वोल्टेज सेट करनी पड़ रही है। पीआईबी में क्या पढ़ा था आपने? कि फुल वेव में क्या पढ़ा था? पीआईबी आपको पीक वोल्टेज की दुगनी सेट करनी पड़ रही थी, कर रही थी नहीं? मैंने बताया था कि तो आप जो मैक्सिमम वोल्टेज लेके चलोगे ना, वो उसकी क्या कर रहे थे? दुगनी लेके चलते। यहाँ पे क्या सेट करनी पड़ेगी? उसको मैक्सिमम सेट करनी पड़ेगी। इसका जो पीआईबी होगा वो मैक्सिमम के क्या होगा? बराबर होगा। और कोई चेंजिंग नहीं है। ओनली फॉर आपको डायोड में ये ध्यान रखना है कि 2 डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड वाइज रहेंगे, 2 वाइज में रहेंगे रिवर्स वाइज रहेंगे। ठीक है? इसी तरह बना लो, जल्दी कर लो। इसके बाद क्या कंडीशन है? आपको तीनों चारों को कंपैरिजन में पढ़ना है यहां पे, और ये चीज आपको याद करनी है बस। नॉर्मली अगर प्रश्न आएगा तो उसमें से पूरा का पूरा प्रश्न आ जाएगा। आपको पहले क्या लिखना है? 1 नंबर डाल के यहां पे लिखना क्रम संख्या, उसके बाद लिखना अर्ध तरंग,
विष्टकरण, उसके बाद लिखोगे पूर्ण तरंग विष्टकरण, और उसके बाद लिखोगे ब्रिज एंड विष्टकरण। ये नोट करना है, ठीक है। एक नंबर में यहां पे लगाता हूं, मैं सबसे पहले किसकी बात करता हूं, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को किसके नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में परमामित्र कहते हैं, वैसे एक्समर कहते हैं। ध्यान रखना थोड़ा सा, एक्समर और ट्रांसफार्मर एक ही बात होती है। तो क्या किया जाता है, नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है कि नहीं होती। इसमें मैं ट्रांसफार्मर लगा लेता हूं, तो कौन सा यूज करता हूं, स्टेप ट्रांसफार्मर, यानी कौन सा, अपचाई ट्रांसफार्मर इसमें लगाया जाता है। इसमें कौन सा लगाते हैं, इसमें लगाते हैं सेंटर टेप। कौन सा, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और इसमें आवश्यकता आपको नहीं होती, इसमें किसी प्रकार का ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जाता, ठीक है। 2 नंबर बात करें, यहां पे डायोड। आप मेरे को बताओगे अर्धरेखा में डायोड की संख्या कितनी होती है, डायोड की संख्या लिख लेना यहां पे, डायोड की संख्या। तो यहां पे जो डायोड की संख्या होती है वो मेरे पास होती है 1। कितनी होती है, 1। एक ही डायोड लगता है हाफ वेव में, इसमें कितने लगते हैं, 2, ब्रिज में कितने लगते हैं, 4। कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे डायोड की संख्या मेरे पास है 1 है, वहां पे 2 है, वहां पे कितनी है, 4। उसके बाद लिखोगे रिपल वेव, 3 नंबर डाल के, रिपल फैक्टर। सॉरी, कल मैंने आपको बताया था इसका तो रिपल फैक्टर होता है ना, इससे पहले आपने पढ़ा कितना होता है, आपने पढ़ रखा है 1.21, इतना ही होता है। इसका रिपल फैक्टर आया था 0.48, इसका भी आपने निकाला था, रिपल फैक्टर कितना आया था, 0.48, सेम ही आएगा, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर बात करूंगा मैं, और 4 नंबर में पढ़ेंगे इसकी दक्षता या एफिशिएंसी, जिसको लीटा परसेंटेज से दिखाया जाता है। एक की कितनी थी, 40 पॉइंट, इसकी 6% थी, इसकी थी 81.2%, इसका सेम ये होगा, इसकी दक्षता कितनी होगी, 81.2%। 5 नंबर बात करेंगे, 5 नंबर में आपने क्या पढ़ा था, पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी होती है इसकी होती है बी मैक्सिमम के बराबर। किसके बराबर, बी मैक्सिमम के बराबर। इसकी क्या पढ़ी थी कल आपने, बी मैक्सिमम की दुगुनी या आधी, बी मैक्सिमम की दुगुनी होती है या क्या होती है, आधी होती है, तो कितनी होती है, दुगुनी। 2 बी मैक्सिमम, इसकी कितनी होगी, बी मैक्सिमम ही होती है, ये ध्यान देना थोड़ा सा, ये चेंज है थोड़ा सा। 6 नंबर बात करेंगे, 6 नंबर आपने क्या पढ़ा था, आईडीसी, क्या पढ़ी थी, आईडीसी। अब देखो आराम से, आईडीसी, इसका तो आईडीसी था ना, कितना था भाई, आपने पढ़ा था इसका आईडीसी 0.632 इंटू में क्या पढ़ा था आपने, आई मैक्सिमम बटा में 2, ये पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, या आप इसको ये नहीं लिख सकते 0.318 लिखा था आपने। ये ऑप्शन में अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आपने यहाँ पे ये भी पढ़ा था, बी मैक्सिमम बटा में पाई, 0.637 इंटू आई मैक्सिमम, आपने पढ़ा था आई मैक्सिमम बटा में पाई, यही पढ़ा था ना, आई मैक्सिमम बटा में क्या होगा, पाई होगा, या क्या होगा 0.637 बटा में क्या होगा, 2 होगा। उसका क्या होगा, बिल्कुल इतना बराबर ही आता है, 0.637 इंटू आई मैक्सिमम। ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो सकता है, 2 आई मैक्सिमम बटा में पाई, और ये इसका बिल्कुल क्या होता है, सेम ही होता है। तो 0.637 इंटू में आई मैक्सिमम, या आप लिख सकते हो 2 आई मैक्सिमम
बटा में पाई, तो ये कंडीशन हो जाएगी, ये नोट कर देना। लिख लिया, ऊपर नोट कर रहा हूं बहुत बड़ा स्टेप। या तक कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर देखो, फिर 7 नंबर आपने पढ़ा था वीडीसी, और वीडीसी कोई बात है 0.318 इंटू में बी मैक्सिमम, एक ही बात है ना, या मैं इसके बाद में 2 लगा तो उतना ही आएगा, और ये कितना होता है 0.737 इंटू में बी मैक्सिमम, इसका कितना होगा 0.737 इंटू में बी मैक्सिमम, दोनों का मान क्या रहेगा, बराबर रहेगा। उसके बाद देखो अगले वाले में ये इसका एक और भी बताया था मैंने 0.45, ये इंपॉर्टेंट अभी बीआरएमएस कल पढ़ाया था आपको 0.90 इंटू बीआरएमएस, या ये भी हो सकता है 0.90 इंटू बीआरएमएस, आरएमएस के साथ ये पूछ सकता आपको। 8 नंबर क्या कंडीशन आएगी, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, रिपल फ्रीक्वेंसी, शॉर्टकट में आरएफ से लिखते हो रिपल फ्रीक्वेंसी को। तो ये इतनी थी आपके पास, एफएस के बराबर थी, ये एफएस से दुगुनी थी, ये भी एफएस से दुगुनी। उसके बाद 9 नंबर आईडीसी, आईडीसी सॉरी आईडी लेना, आईडी का मतलब डायोड की धारा, तो ये तो क्या था आईडीसी था, ये होगा 0.5 आईडीसी, और ये भी होगा 0.5 आईडीसी, यानी यहां पे आईडीसी का डायोड धारा की वो आधी होती है, तो 2 स्टेप से बाईपास होता करंट डायोड के अंदर, और इसमें क्या था एक कोई सेल करना पड़ रहा, ये तो आईडीसी के बराबर होता है, ये आईडीसी का क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, इतनी बातें याद रखिए बस। अब ये जो सारणी पढ़ी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने को इतनी चीजें मूलभूत याद रखनी पड़ेगी। सूत्र मैंने सारे समझा दिए आपको, पूरे के पूरे कैसे यूज किए जाते हैं और किस प्रकार से कौन सूत्र आपका बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आईडीसी मीटा, पीआईबी, आईडीसी, बीडीसी और आपकी डायोड धारा, रिपल फैक्टर, ठीक है, सारे मैंने बता दिए, रिपल फ्रीक्वेंसी भी बता दी। ठीक है, इसके बाद इसमें कम नहीं हो रही है उसकी, वो मतलब इसमें नहीं, उसमें 2 डायोड काम करते हैं, उसमें तो सर्किट का जो करंट है ना, उसमें वोल्टेज को डाउन करने के कारण उसमें डाउन करते हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज आधी होने के कारण करंट अपने आप आता हो जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टाइप ट्रांसफार्मर काम कर रहे हैं, इसमें डायोड की श्रृंखला 2 हो जाती है, उसमें स्टैंडर्ड टाइप ट्रांसफार्मर लग जाता है उसके कारण से। चलिए आगे, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये मैंने सारे समझाए हुए आपको टॉपिक वाइज, जिसमें कोई दिक्कत आई तो मेरे को बता देना। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद लिखेंगे आपके पास जो आउटपुट मिल रही है ना, वो आपको क्या मिल रही है, रिपल में मिल रही है। रिपल का मतलब जब डीसी सप्लाई के अंदर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रिपल क्या है मेरे पास, जिसको मैं रिपल फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं, ये है क्या। ये कहना चाहता है कि जब डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डायोड का वर्क क्या, डायोड का काम क्या है, तो आप बोलोगे डायोड का जो काम है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। उस समय क्या हुआ, इसने डीसी को निकाला, तो कैसे निकाला, आपने फुल वेव में जब डीसी ली ना, तो आपने ऐसे ली इस प्रकार से, ये वाला, इसको अपने क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। रिपल का मतलब होता है कि जब डीसी सप्लाई में एसी सप्लाई के क्या गुण पाए जाते हैं, एसी केस में गुण पाएंगे, कैसे पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो देखो ये तो आपकी प्योर डीसी है, सॉरी प्योर एसी है। एसी का मतलब क्या है, जो समय के साथ मान इसका चेंज हो रहा है, अलग 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 मान आ रहे हैं, मान चेंज हो रहा है। जैसे माना कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 है, तो टाइम के साथ इसका मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले किसमें वेरी थी,
कुछ समय के बाद इसमें मिलती है माइनस में मिलती है, फिर भी मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एसी क्या होती है, समय के साथ मान और दिशा दोनों बदल के, इसको अपने क्या बोला, एसी बोला या क्या बोला, प्रत्यावर्ती धारा बोला। अब जो ये मान मैं दिखा रहा हूं ना एसी के, ये जो मान है इनको तत्कालिक मान बोलते हैं। क्या बोलते हो, तत्कालिक मान। इसकी गणना कैसे की जाती है, तत्कालिक मान बराबर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा Vm sin ओमेगा t। ये इसके तत्कालिक मान के क्या होता है, बराबर होता है Vm sin ओमेगा t होता है। अब देखो तत्कालिक मान मेरे को यहाँ पे मान तो मिले, पर इसमें समय के साथ मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान तो चेंज हो रहा है पर दिशा क्या आपकी प्लस है, तो प्लस ये दिशा चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब है तो डीसी पर, तो डीसी में किसके गुण पाएंगे, एसी का। उसको क्या बोला आपने, रिपल को बोला। अब इस रिपल को क्या करना है, खत्म करना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, फिल्टर करना है इसको। फिल्टर को हिंदी बोलते हैं शोधक। क्या बोलते हैं, शोधक। पानी में कचरा आ जाता है ना, उसको साफ करने के लिए क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। उसी प्रकार से मैं बता देता हूं, इसमें क्या एसी के गुणन को समाप्त करना है, और समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर रिपल का यहाँ पे अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं, उस रिपल को खत्म करते हैं। तो ये जो आप वैल्यू को मेंटेन करके किस प्रकार से खत्म करते हैं उसकी बात करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे, लिखोगे शोधक रिपल। क्या पढ़ेंगे, शोधक रिपल क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है, किसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखोगे, शोधक रिपल लिखो इसके अंदर। जब एसी को डीसी में डायोड के द्वारा विस्तरण किया जाता है, जब एसी को डीसी में डायोड के द्वारा विस्तरण किया जाता है, तो एसी के गुण विस्तरण के समय डीसी में चले जाते हैं, जिसे रिपल के नाम से जाना जाता है। इसे रिपल के नाम से जाना जाता है। रिपल को समापन करने के लिए शोधक का उपयोग किया जाता है। अब देखो, शोधक में दो ही चीजें यूज होगी। बोर्ड पे देखो आराम से, ये तो बिल्कुल सिंपल बातें। फिल्टर करना है, इसका मतलब फिल्टर परिपथ का उपयोग क्यों कर रहे हैं, रिपल को समापन करने के लिए मैं फिल्टर परिपथ का क्या कर रहा हूं, उपयोग कर रहा हूं। अब जब मैं यहाँ पे फिल्टर परिपथ का उपयोग कर रहा हूं ना, तो फिल्टर परिपथ के रूप में दो ही चीजें ज्यादा यूज होती है। क्या क्या, एक तो उपयोग किया जाता है प्रेरितव का, जिसको अपने किससे साइन करते हैं, एल से साइन किया जाता है। एक इसका उपयोग किया जाता है संधारित्र का, इसको सी से साइन किया जाता है। बात समझ में आ रही मेरे पास। अब अपने को क्वेश्चन पहला तो यही तो पूछेगा ये कि जब आप फिल्टर परिपथ बनाते हो उस समय आप शोधक का जब उपयोग कर रहे हो, उस समय प्रेरकों को कैसे जोड़ा जाता है, संधारित्र को कैसे जोड़ा जाता है। तो फिल्टर परिपथ में प्रेरकों को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाएगा, सीरीज में जोड़ा जाएगा। ये चीज का ध्यान देना। सीरीज का मतलब किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम। और संधारित्र का हमेशा कैसे जोड़ा जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में, या अपने क्या बोलते हैं इसको पैरेलल में जोड़ोगे। ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। अब इनको लगाने का रीजन क्या है, ये कैसे लगता है, इसको किस प्रकार से अपने यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रेरकत्व होता है ना, इंडक्शन, एक तो प्रेरकत्व होता है, इंडक्शन होता है। इंडक्शन अलग चीज होती है, प्रेरकत्व अलग चीज होती है। जैसे आपने बोला इंडक्शन का मतलब प्रेरण हो जाना, म्यूचुअल इंडक्टेंस होना, और क्या होना, सेल्फ इंडक्टेंस होना। तो वो वैल्यू कैसे पाई जाती है, तो वो बातें मैंने पढ़ाई थी आपको। एसी में यूज होता है, इंडक्टेंस का मान एसी में पाया जाता है, डीसी में इंडक्टेंस का मान नहीं होता।
कभी आपने सुना है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस डीसी में होता? नहीं होता जी। म्यूचुअल इंडक्टेंस सुना है नाम से? म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां पे लागू होता है? नहीं, म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब होता है सहप्रेरण। सहप्रेरण तो बोलो या सहप्रेरण बोलोगे, म्यूचुअल इंडक्शन हो गया या सेल्फ इंडक्शन हो गया, पता होगा सभी। जैसे ट्रांसमिशन की प्राइमरी वाइंडिंग किस नाम पे काम करती है? शाबाश, सेल्फ इंडक्शन पे करती है प्राइमरी, सेकेंडरी करती है सेकेंडरी पे। क्योंकि प्राइमरी का मतलब एक के साथ खुद की सप्लाई के साथ इंडक्शन करना वो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। दूसरा मिलेगा तो सेल्फ। तो सेल्फ और सेल्फ दोनों में डिफरेंस है, उसको म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल का मतलब साथ बड़ा कर रहा है। तो वही बात है। अब मैं इसको जोड़ने से पहले आपको दो बातें बता रहा हूं कि जब आप शोधक में प्रेरकत्व और संधारित्र का उपयोग करते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं, इसको किसमें लगाते हैं? पैरेलल में लगाते हैं। ये क्या काम करने वाले हैं? तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? दो कंडीशन पाई जाती है। तो प्रेरकत्व प्रतिकार्यता, क्या बोलते हैं? प्रेरकत्व प्रतिकार्यता, इसको आपने पढ़ा होगा, किसके नाम से भी पढ़ा होगा? आपने प्रतिघात के नाम से भी पढ़ा होगा। प्रतिकार्यता और प्रतिघात एक ही बात होती है। प्रतिघात को लिखने का प्रतीक क्या होता है? आपको पूछ लेता प्रतिघात को लिखने का प्रतीक क्या होता है? प्रतिघात को लिखने का प्रतीक ओनली फॉर एक्स होता है। प्रेरकत्व प्रतिघात को लिखने का प्रतीक एक्सएल होता है। संधारित्र प्रतिघात को लिखने का प्रतीक एक्ससी होता है। प्रतिघात को ओनली फॉर एक्स से साइन किया जाता है। ये चीज का भी ध्यान लेना। अब मेरे पास है कौन सा? आपके पास कौन सा? प्रेरकत्व प्रतिघात को मैं किसके साइन करता हूं? आप एक्सएल बराबर लिखते हो। एक्सएल बराबर आपने पढ़ा होगा 2 पाई होता है, बिल्कुल होता है। दूसरी बात आपने एक्सएल बराबर ये भी पढ़ा है, कल मैंने आपको बताया था 2 पाई एफ है ना, वो किसके बराबर है? ओमेगा बराबर है, जिसका मतलब एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल भी होता है। समझ में आ गई मेरी बात? क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था ओमेगा क्या थी? कोणीय आवर्ती, इसके बराबर था 2 पाई एफ होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी या कोणीय आवर्ती किस में आते हैं? वो रेडियन प्रति सेकंड में आते हैं। तो वही देखो एक्सएल बराबर क्या है? ओमेगा एल भी होता है। कई बार आपको एक्सएल बराबर ये भी दे देता है 6.28 एफ इनटू एल, क्योंकि 2 पाई का मान 3.14 होता है और 3.14 को 2 से गुणा करके 6.28 आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं थी, उत्तर ये आपके क्या बिल्कुल सही है। दूसरी बात, मेरे पास एक चीज और आएगी, क्या आएगी? संधारित्र प्रतिघात। उसको मैं संधारित्र प्रतिकार्यता भी कहता हूं। एक ही बात लिखने का प्रतीक होता है एक्ससी, 1/2 पाई एफसी होता है। और एक्सी बराबर ये भी होता है 1/ओमेगा सी भी होता है। ठीक है, इसमें आगे और हल करके आपको बताना है। तो वही बात 6.28 इसके बट्टे में आ जाएगा। एक्सी बराबर ये भी होता है 6.28 एफ इंटू सी। एक ही बात, कोई दिक्कत है किसी की? बोलो नहीं। अब देखो इन दोनों का मैं उपयोग कर रहा हूं इसके अंदर। ये यहाँ पे इसका फंक्शन, मेन फंक्शन यही है कि क्या करने वाला है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, इसका विरोध बढ़ेगा। एक्सल विरोध है। ऐसी परिपथों में जो धारा प्रवाह के में धारा किरणों का जो विरोध करता है, सिंपल मैं बात करूं, आपने विरोध के बारे में पढ़ा होगा। आर पढ़ा ना आपने, एक्सल पढ़ा आपने, एक्सी पढ़ा ना आपने, और जेड भी पढ़ा। इस भी का मात्रक क्या होगा? ओम ही होता है। आर प्रतिरोध है, एक्सल प्रेरकत्व प्रतिघात है, एक्सी संधारित्र प्रतिघात है, और जेड क्या प्रतिबाधा है? इंपीडेंस होता है। पढ़ा आप सभी? अब आपने ये भी पढ़ा होगा इन सभी का मात्रक क्या है? ओम होता है। क्या होता है? विरोध का मात्रक ओम है। तो ये क्या कहता है कि धारा के प्रवाह में जो बाधा पैदा करे वो प्रतिरोध है। धारा प्रेरणों का विरोध करे वो प्रतिरोध है। वोल्टेज प्रेरणों का विरोध करे वो प्रतिरोध, वो एक प्रकार से क्या प्रतिकार्यता के रूप में मेंटेन कर रहा हूं। और कुल विरोध ऐसी परिपथों का क्या कहलाता है? इंपीडेंस या प्रतिबाधा कहलाता है। तो वही बात है, ये विरोध है एक प्रकार का। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा विरोध करेगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो कम विरोध करेगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? यहां पे क्या है? फ्रीक्वेंसी कम है तो ज्यादा विरोध है, फ्रीक्वेंसी कम है तो ज्यादा विरोध है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कम विरोध है। तो ये उल्टा चलता है और ये क्या है? सीधा। ये समानुपाती है, ये विलोमानुपाती। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बात करके लिखो। पहले नीचे नई लाइन से स्टार्ट करो थोड़ा सा। शोधक परिपथों में
सीरीज में लगाया जाता है। वह संधारित्र को समांतर में लगाया जाता है। वह संधारित्र को समांतर में लगाया जाता है। बस अब आराम से। अब इसका पहला टाइप मैं करवा रहा हूं आपको, नहीं समझ में तो मेरे को बता देना। एक नंबर इसका पहला टाइप है एल शोधक। क्या बोलते हैं जी? एल शोधक। एल का मतलब होता है प्रेरितों का प्रिंसिपल बनाना है। तो इसको एल शोधक के नाम से भी जाना जाता है, या इसको एल फिल्टर बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? एल फिल्टर। इसको कैसे लगाते हैं? तो यहां पे तो मेरे पास सप्लाई आ रही है एसी है, जैसे ये एसी सप्लाई आ रही है, नाम से देखना ये केस दे रखा है और यहां पे दे रखा है न्यूट्रल। यहां पे मैंने जैसे इसको इनपुट दी, तो यहां पे मान लिया आपका ब्रिज रेक्टिफायर होगा। नॉर्मल बात से ब्रिज रेक्टिफायर से फुल वेव का रेक्टिफिकेशन हुआ। यहां पे क्या हुआ? फुल वेव का रेक्टिफिकेशन। मैं डायोड बढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि डायोड भी लगे होंगे आपके फुल वेव के। और यहां से मेरे को क्या मिली? आउटपुट मिली। क्या मिली? आउटपुट। क्योंकि ये इसकी इनपुट है और ये इसकी क्या आउटपुट है डायोड की। अब क्या हुआ? अब यहां पे आपका जुड़ा था लोड। इस लोड को क्या मिल रही थी? पल्सेटिंग मिल रही थी। कौन सी मिल रही थी? पल्सेटिंग। ये लोड आपका आरएल। और यहां पे मैंने एक फिल्टर को लगा दिया। मैंने भी बताया था एल फिल्टर है तो किस तरह में लगता है? श्रेणी क्रम में लगता है। इसके रूप में मानिए मैंने किसको लगा दिया? चौक को लगा दिया। चौक एल के टाइप में आती है ना चौक। देखिए सभी आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का कार्य क्या होता है? फ्लोरोसेंट लैंप देखा सभी ने? क्या नहीं देखा? देखा है क्या नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? ट्यूबलाइट देखिए लोग इसको फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं। वैसे फ्लोरोसेंट लैंप के अंदर चौक का क्या कार्य है? दो काम होते हैं चौक। एक स्टार्टिंग होता है और एक अंतिम वर्ग होता है। पहला काम होता है उसका सर्ज वोल्टेज पैदा करना। क्या करना? क्योंकि एक सिंपल बात होती है कि चौक होती है ना, ये चौक ऐसे बड़ी होती है। इसका सर्किट ऐसे काम आता है। ये इसका सर्किट है। मान लीजिए चौक बना दिए छोड़ा। ये मेरा पास फ्लोरोसेंट लैंप है, जहां पे मैंने इसको फेज दे रखा है। यहाँ पे मैंने चौक को लगा दिया। चौक हमेशा फेज के साथ लगती है। चौक लगा दिया। यहाँ से इसको क्या दे दिया? मैंने न्यूट्रल दे दिया। और यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है? स्टार्टर भी लगा रखा है। इस प्रकार से स्टार्टर। ठीक है। अब ये जो चौक है ना, यहाँ पे ये चौक, इसका क्या काम है स्टार्टिंग के समय? तो यहाँ पे स्टार्टिंग में इसका काम होता है सर्ज वोल्टेज देना। क्या देना? सर्ज वोल्टेज। अब ये सर्ज वोल्टेज होती है क्या पता है किसी? आपको यहाँ पे ये भी पूछ सकता है चौक किस कारण पे काम करती है? किस कारण पे काम करती है? सेल्फ करंट पे काम करती है। किस पे काम करती है? सेल्फ इंडक्शन पे काम करती है। ये भी क्या है? इस पे काम करती है सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन के समय ये क्या करेगी? सर्ज वोल्टेज बनाती है। इसका मान लगभग स्टार्टिंग के समय 1000 वोल्टेज होता है। कितना होता है? 1000। सर्ज वोल्टेज क्या है? स्टार्टिंग के समय सेल्फ इंडक्शन करती है क्योंकि ये सर्किट को बार बार ओपन ऑफ करता है। इसका काम होता है एक आपके अंदर 1 मिनट में 20 से 25 बार क्या करना? ट्यूबलाइट को ऑन ऑफ करवाना है। क्योंकि ये सर्ज वोल्टेज इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। स्टार्टर कभी ऑन करेगा, कभी ऑफ करेगा, कभी ऑन करेगा, कभी ऑफ करेगा। तो ये ऑन ऑफ करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसी कंडीशन बढ़ेगी कि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है फ्लोरोसेंट लैंप में जो प्रकाश पैदा होता है ना, वो किससे पैदा होता है? वो होता है आयनीकरण से। किससे पैदा होता है? आयनीकरण। यहाँ पे हीट पैदा नहीं होती। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर देते हैं ऐसे इसके अंदर। बाद में वो फ्लोरोसेंट पदार्थ में जैसे टकराते हैं तो बाद में भी फ्लोरोसेंट पदार्थ को क्या होता है? सजग होता है। सजग का मतलब जल जाता है। जलने का मतलब ये नहीं कि वैसे जल जाता है। सजग का मतलब वो क्या करता है? प्रकाश हो जाता है। तो वही बात स्टार्टिंग में सर्ज वोल्टेज देगा, सेल्फ इंडक्शन के कारण देगा। जब क्या कि यहाँ पे ऐसी बार बार मान इसका क्या होगा? चेंज होगा। बाद में क्या जैसे सर्किट यहाँ पे आयनीकरण का पूरा हो गया ना, तो ये क्या करेगा? रिएक्टेंस पैदा करता हुआ एक्शन को पैदा करता हुआ वोल्टेज को क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। और वोल्टेज को क्या करेगा? सीमित करेगा। बाद में वोल्टेज को उठा के क्या कर देता है? 110। पहले 230 दी कितनी की इसने? 1000 की। बाद में क्या कंडीशन है? 110। दो काम होते हैं इसके। पहला काम होता है सर्ज वोल्टेज बनाना। बाद में क्या करता है? वोल्टेज को डाउन करके धारा को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है।
तो इसकी बात करेंगे जब अपने टॉपिक पढ़ेंगे ना, प्रदीप्ति का टॉपिक आता है, यूनिट्स का टॉपिक आता है, तो इसकी बात करेंगे कैसे ये काम करता है। तो वही बात है, मैं यहाँ पे एल शोधक के अंदर मैं किसको जोड़ रहा हूं, तो आपका जो ये एल शोधक है ना, इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन को लगा दिया। अब क्या करेगा ये, इसने क्या निकाली, इसने आउटपुट में ये निकाल लिया, ये किसने दी मेरे को, यहां पे मेरे पास आ रही थी एसी, क्या आ रही थी, एसी आ रही थी। ऐसी जैसे डायोड में गई फुल वेव का, यहाँ पे रेक्टिफायर लगे हुए हैं, जैसे डायोड में गई इसने पल्सेटिव डीसी को बाहर निकाला। अब ये जो रिपल है ना, ये रिपल फ्रीक्वेंसी, अब जैसे इसके पास आई तो ये विरोध करेगा, उसको रोकने का प्रयास करेगा, क्योंकि जब रिपल आएगी तो विरोध करेगा, रिपल नहीं आएगी तो नहीं विरोध करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो विरोध भी क्या है, तो मैंने ये बात लिखी है, एक्सल का मान ज्यादा कब होगा, जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, जैसे रिपल आ रही है उसको क्या करेगा, रोकेगा। इसका मतलब ये परिवर्तनों का विरोध करता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, परिवर्तन है। क्या है, समझ में आ रही है मेरी बात, फ्रीक्वेंसी है क्या, परिवर्तन है। ऐसी फ्रीक्वेंसी में जो परिवर्तनों का विरोध करता है ना, वो क्या कहलाता है, प्रतिघात कहलाता है। तो यहाँ पे जो परिवर्तन उनका क्या करता है, विरोध करता है, और उनको क्या करता है, समापन करने का ये क्या करेगा, प्रयास करेगा, पर पूर्ण समापन नहीं कर सकता। इस प्रकार की वेव को क्या निकाल देता है, बाहर निकालता है। इसको क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हो, हिंदी में बोला जाता है अर्ध वर्ताकार डीसी। ये प्रदान मेरे को यहां पे करता है, परंतु जैसे मैंने ये लगाया ओलिकोर, तो ये मेरे को क्या देगा उस समय, एक और सी डीसी बता सकते हो कोई, क्या बता दो। इसको बोलते हैं वेरिएबल डीसी। क्या बोलते हैं, वेरिएबल डीसी, जिसको हिंदी में कहा जाता है आरिदंत डीसी। आरी के दांते इकट्ठे होते हैं, उसी प्रकार से वेव निकलती है बाहर, ऐसे ये आरी के दांते इस प्रकार से, तब इसको आरिदंत डीसी भी कहा जाता है। अभी ये प्योर नहीं हुई है, ये प्योर नहीं हुई है, परंतु क्या कर रहा है, कुछ समापन कर पा रहा है। एल मीटर ने क्या किया, कुछ इसको क्या कर दिया, समापन कर दिया। तो ये होता है आपका एल मीटर। समझ में आ गई मेरी बात, तो लिखो एल मीटर, ये बना लेना जल्दी करो। लिखो इसमें, एल शोधक का जो उपयोग सीरीज में किया जाता है, एल शोधक का उपयोग जब सीरीज में किया जाता है, जब सीरीज में उपयोग किया जाता है, तो यह कम रिपल फ्रीक्वेंसी का कम विरोध, कम रिपल फ्रीक्वेंसी का कम विरोध वह ज्यादा रिपल फ्रीक्वेंसी का अधिक विरोध करता है, यानी अधिक रिपल फ्रीक्वेंसी का अधिक विरोध करता है, अधिक रिपल फ्रीक्वेंसी का अधिक विरोध करता है। क्या कहना चाहता बोर्ड पे देखो राम ने, रिपल फ्रीक्वेंसी कम है तो विरोध क्या होगा, बोर्ड पर तरफ देख लो, रिपल फ्रीक्वेंसी आपके पास कम है तो विरोध भी क्या होगा, कम होगा। रिपल अगर ज्यादा है तो विरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी के एक्सल क्या है, समानुपाती। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद आता है सी फिल्टर। क्या आता है, सी। अब सी को किस क्रम में लगाते हैं, यहां पे तो लगाते नहीं,
सी शोधक कौन सा आता है? सी। ये क्या करेगा? ये बाईपास बोला जाता है इसको, बाईपास फिल्टर भी बोलते हैं इसको। सी जब यूज करते हैं फिल्टर में बाईपास करता है। देखो क्या करता है, जब मेरे पास इनपुट में ए आई, इसने पल्सेटिंग को बाहर निकाला, इसको निकाला पल्सेटिंग को, परंतु क्या हुआ, जब यहां पे आती है ना तो मेरे को पता है कैपेसिटर है ना, कैपेसिटर वो डीसी पे काम नहीं करता है। डीसी पे किसकी भांति काम करता है? ओपन सर्किट खुला पेपर की भांति डीसी पे वैसे कैपेसिटर काम करता है। पर ध्यान रख लेना, ये जो इंडक्टर है ना, ये डीसी पे किसकी भांति काम करता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो होने से एक्सल का मान कितना होता है? जीरो होता है। और जब एक्सल का मान जीरो होता है तो वो क्या करेगा? सर्किट को शॉर्ट करता है। फ्रीक्वेंसी जीरो होने के कारण एक्सी का मान अनंत आता है, उसके कारण सर्किट को क्या करता है? वो ओपन करता है। ये तो ओपन रहता है, वो क्या रहता है? शॉर्ट रहता है। ये चीज का ध्यान रखना थोड़ा सा। अब मेरे पास तो शुद्ध आती, तो ये तो क्या रहता? ओपन, क्योंकि शुद्ध का मतलब प्योर डीसी आ रही है, और प्योर डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है? जीरो। एक्सी का मान कितना आएगा? अनंत आएगा। तो धारा जाएगी क्या? नहीं जा सकती। एक्सी का मान जब अनंत है ना, तो आपने ये भी पढ़ा होगा ना, आईसी बराबर बीसी बटा एक्सी। आईसी बराबर बीसी बटा एक्सी। एक्सी जब क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। तो मैंने यहां पे लिखा है आईसी कितना होता है? अनंत का उल्टा कितना होता है? जीरो। तो कोई बाईपास नहीं करेगा। परंतु क्या हुआ? रिपल आ रही है, और रिपल फ्रीक्वेंसी जब जाता है, क्या है? जाता है। आराम से बोर्ड पे देखो पहले कि जब रिपल फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, रिपल फ्रीक्वेंसी क्या हुई थी? अधिक हुई। आराम से बोर्ड पे देखना, एक्सी का मान क्या है? कम होगा। और जब एक्सी का मान कम होगा ना, तो आईसी क्या होगा? अधिक होगा। आईसी जाएगा किधर? इधर जाएगा। इसको बोलते हैं बाईपास कर जाता है। कि ज्यादा रिपल आएगी तो उसको ज्यादा बाईपास करेगा, कम रिपल आएगी तो ये कम बाईपास करेगा। इसको बाईपास के नाम से भी जाना जाता। समझ में आई कोई बात? कब पकड़ गई? बोलो, दोबारा रिपीट कराओ आपसे। आपकी रिपल फ्रीक्वेंसी अधिक है, एक्सी का मान क्या? उल्टा। अधिक का उल्टा क्या होता है? कम। एक्सी कम है तो आईसी क्या है? अधिक है। आईसी जब अधिक है, इसका मतलब आईसी इधर जा रहा है, और अधिक जा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है? वो धारा को बाईपास कर रहा है। तो धारा आईसी क्या होगी? अधिक बाईपास होगी, तो इसको बोलेंगे हाई पास। अगर कम बाईपास होगी, इसको बोलेंगे लो पास। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या करें? बैंड भी पढ़ेंगे ना, हाई पास कैसे बनता है, लो पास कैसे बनता है, बैंड स्टॉप कौन सा, बैंड लो कौन सा, तो वहां पे काम आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तो वही बात है, ये आईसी है, ये जो सी शोधक है, इसको बाईपास के नाम से जाना जाता है। जब रिपल फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होता है तो ये अधिक बाईपास करता है। समझ में मेरी बात? अधिक होगा तो धारा को अधिक बाईपास करेगा, कम होगा तो धारा को कम बाईपास करेगा। सीधा लिख सकता हूं शॉर्टकट में। नहीं समझ में आया कोई बात? दोबारा से फिर सकता हूं, थोड़ा सा देखना बोर्ड पे। एक चीज और भी बना आपने क्या पढ़ा? आईसी बराबर पढ़ा बीसी बटा एक्सी बटा ना पढ़ा। ये लिख सकता हूं क्या आराम से? जिसके समस्या आएगा मेरे को बता देना। लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। क्यों? एक्सी की जगह क्या लिख सकता हूं? बीसी बटा 1/2 पाई, क्योंकि एक्सी बराबर क्या है? ये लिखा हुआ। इसका मतलब 2 पाई एक्सी क्या चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर चला गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, तो आईसी भी क्या होगा? बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना सर? ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो ये होता है सी शोधक। क्या होता है? सी शोधक, जो बाईपास के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? सर्किट अलग ही है इसका, ये अलग से बाईपास कर देता है। ठीक है, देखो सी शोधक को जब समांतर में जोड़ा जाता है तो अधिक रिपल फ्रीक्वेंसी होने पर यह आईसी को, आईसी समझते हो? संधारित्र की धारा,
आईसी को अधिक बाईपास करेगा, अधिक बाईपास करेगा, वह कम रिपल फ्रीक्वेंसी होने पर, वह कम रिपल फ्रीक्वेंसी होने पर यह आईसी को कम बाईपास करेगा। ठीक है, परंतु यह भी मेरे को प्योर बात नहीं दे सकता। क्या समझ में आ गई? ये बाईपास क्या, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा बाईपास करेगा आईसी को, कम फ्रीक्वेंसी तो कम बाईपास करेगा, क्योंकि आईसी है ना वो फ्रीक्वेंसी के भी क्या है, समानुपाती है। 3 नंबर डाल के एलसी पढ़ेंगे। एलसी सोल्डर, एलसी सोल्डर यानी दोनों ही लगे हैं इसका मतलब। वही बात है, ये सर्किट बना हुआ ब्रिज का मान लो, चाहे भी आप चाहे आप रेक्टिफायर से फुल वेव का होगा, यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो रहा है यहां से। इसके लिए आपने डायोड को लगा रखी है जी, बिल्कुल लगा रखा है। ये मेरे को फुल वेव दे रहा आउटपुट में। अब मैंने यहाँ पे क्या जोड़ रखा है, लोड को जोड़ रखा है आर, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, पहले जोड़ना है किसको, कैपेसिटर को, सी को, बाद में किसको जोड़ना है, एल, या चौक लगा दो कोई बात नहीं, लगा दो। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब मुझे इसको पहले क्यों लगाया, बाद में क्यों नहीं लगा सकते, बोलो कि आपने इसको पहले क्यों लगाया, बाद में लगाते सी को, या बाद में लगाया पहले क्यों लगाते सकते? तो कारण तो है कुछ ना कुछ। मैंने इसको सी को पहले लगाया, बाद में किसको लगाया, एल को लगाया। कारण क्या वो देखो, क्योंकि आपको एक बात पता होगी, रिपल यहां पे जाता है कि अब यहां पे जाता है। आपकी रिपल पहले जाता है, उसके बाद ये कम कर देगा। तो मैं क्या करूं, ये इसको जब जाता भी नहीं है ना रिपल में, ज्यादा बाईपास करता है, तो मैं इसको पहले लगाऊंगा, तो कब मिलेगी, कब बाईपास करेगा। तो पहले ये क्या करे, तो रिपल मिले इसको तो पहले ज्यादा ही बाईपास कर दे, इस चीज को क्या कर दे, ज्यादा बाईपास कर दे। उसके बाद इसके पास क्या आएगी, कम आया, तो ये क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। तो ये भी इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। बाईपास करने के लिए इसको पहले लगाते, इसको पहले लगा दिया, तो ये पहले इसको बाईपास करेगा, फिर इसको रोकेगा। फिर सिंपल बात, पहले क्या हुआ, आईसी बराबर वी बटा एक्सी, यानी आगे में ये भी लिखा था मैंने, वी सी, इसको रीसी बोलते हैं, इनटू 2 पाई एक्सी प्राप्त होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा बाईपास इसको कर देता है। पहले इसने बाईपास करके विरोध किया, बाद में क्या है, इंडक्टर आया, इंडक्टर ने क्या किया, फिर उसको किया, रोका उसको। एक्सी बराबर क्या होता है, एक बट सॉरी एक्सएल बराबर क्या होता है, एक बट 2 पाई एफएल होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी तो ज्यादा रोकेगा, कम आएगी तो कम रोकेगा। तो पहले तो ये बाईपास करेगा, बाद में ये विरोध करेगा। यहाँ पे डीसी निकालने का क्या करेंगे, बाद में ये दोनों प्रयास करेंगे प्योर डीसी पर। तो ये भी दोनों प्योर डीसी मेरे पास नहीं निकाल पाते। फिर 4 नंबर आता है, कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है फिल्टर के अंदर, प्योर डीसी मेरे को ये दे सकता है, पाइप फिल्टर। कौन दे सकता है, पाइप फिल्टर। ये बना लेना, इसमें कोई इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं। पहले कौन लगेगा, बाद में कौन लगेगा, मेरे पहले उनकी डिटेल्स चीजें दोनों की बता दी, कैसे कौन काम कर रहा है। ठीक है, अगला लिखा देंगे, स्पेक्ट्रम बनाना हो, ठीक होगा, बिल्कुल सिंपल है। अगले के बारे में देखो, बिटा देनी कौन खाली माननी पड़ती है। लास्ट आता है पाइप सोल्डर, जो अपने को शुद्ध डीसी प्रदान करके दे सकता है। किया इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई, इसमें ओनली फॉर ये कोर लगा दिया। लो, इसका आकार पाइप की तरह बड़ा, तो इसको पाइप फिल्टर के नाम से जाना जाता है। पाइप फिल्टर में 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर को जोड़ा जाता है। अब देखो क्या फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शन ये है, पहले ये आईसी को बाईपास करेगा, किया ना, करेगा। फिर इसने फ्रीक्वेंसी को रोका, फिर इसने विरोध किया,
करेगा इसका मतलब वापिस जाके यहाँ पे क्या निकल जाएगी, प्योर डीसी बार, क्योंकि पहले ये बाईपास करा है, फिर थोड़ी बहुत बची, फिर ये खा गया, फिर और बची, फिर ये वापस बाईपास करा। इसका मतलब 3 परतें लगी हुई है फिल्टर के अंदर। फिल्टर के अंदर पहले 1 परत थी, उसके बाद 2 परत लगा के देखी, तीसरे में 3 परत लगा के। एक से पूरा पानी साफ नहीं हो रहा, 2 लगाने से भी पूरा नहीं, किसी लगाते पूरा साफ हो जाता। वही बात है, पहले ये बाईपास कर रहा है तो कचरा उसको बाईपास, कचरे का मतलब क्या है, कचरा एक प्रकार का, उसको बाईपास करना है मेरे को। पहले ये बाईपास करेगा, बाकी बची उसको ये रोकेगा, लास्ट में कौन बचेगा, आईसी बचेगा। तो इसमें क्या होता है, 2 तो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक क्या लगता है इंडक्टर, उसका आकार पाइप में होने के कारण इसको क्या बोलते हैं जी, पाइप फिल्टर के नाम से जाना जाता है। तो फिल्टर परिपथों में सबसे ज्यादा यूज होता है कौन, पाइप। ये प्रश्न पूछा था, फिल्टर परिपथों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला शोधक कौन सा है, तो वो पाइप फिल्टर है, क्योंकि शुद्ध डीसी ये निकाल सकता है, या तो पाइप फिल्टर निकाल सकता है और या तो निकाल सकता है। मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया था, रासायनिक क्रिया निकाल सकता है। तो लिखो पाइप फिल्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है। शोधकों में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला फिल्टर परिपथ है जिसमें 2 संधारित्र व एक प्रेरकत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब लगाते हैं कैसे, मैं दिखाने की जरूरत नहीं, जितना देर के समझ जाओगे। प्रेरकत्व दोनों किस क्रम में लगते हैं, समांतर में। इन दोनों के बीच में इंडक्टर लगता है, किस क्रम में लगता है, सीरीज। ठीक है, चले आगे। तो ये तो हो गया किसका काम पूरा, डायोड का। डायोड का काम पूरा हो गया। तो ये तो था रेक्टिफिकेशन। अब अपने तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो लिखो क्या पढ़ेंगे जी, बीजेटी नाम सुन रहे हो, हाँ क्रांति। अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसको पढ़ लेंगे बीजेटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हैं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर।